गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। पिछले जितने भी वीडियो मैंने सेकंड ईयर के बनाए हैं उनमें ब्रिटेन का संविधान तथा अमेरिका का संविधान मैं पूरा करवा चुकी हूँ। आज के इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे स्विट्ज़रलैंड के संविधान से। तो आज का ये वीडियो है स्विट्ज़रलैंड के संविधान के विकास, महत्व और विशेषताओं के बारे में। दो संविधान में कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब अपन तीसरा संविधान पढ़ना शुरू करेंगे। आप लोग जानते हैं स्विट्ज़रलैंड के संविधान का अपना महत्व है, क्योंकि अकेला स्विट्ज़रलैंड ऐसा कंट्री है जहाँ पर आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। तो इस संविधान का अत्यंत ही महत्व है। तो आज हम इसको शुरू करते हैं। बच्चों, स्विट्ज़रलैंड दुनिया की सामान्य जनता के लिए भी बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। हम लोग जानते हैं कि विश्व में अगर लोग पर्यटन की दृष्टि से घूमने जाना चाहते हैं तो उनकी पहली पसंद स्विट्ज़रलैंड होता है। तो जिस तरीके से स्विट्ज़रलैंड दुनिया में अपने आप में पर्यटन की दृष्टि से आकर्षक है, उसी तरीके से स्विस संविधान भी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अपने अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य के कारण वह देश विश्व का आकर्षण का केंद्र रहा है और प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय व्यवस्था के कारण भी यह देश लोकतंत्र का घर रहा है। अब हम बात करते हैं स्विस राजनीतिक व्यवस्था के समाजशास्त्रीय आधार की। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन समाजशास्त्रीय तत्वों के विश्लेषण के बिना असंभव है। राजनीतिक व्यवस्था समाज व्यवस्था की ही उपव्यवस्था है। तो समाजशास्त्रीय तत्वों ने भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, भाषागत, धार्मिक और जातीय विभिन्नताएं प्रमुख है। तो स्विस राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते हुए हमें उसकी कुछ समाजशास्त्रीय तत्वों का अध्ययन करना आवश्यक है। तो उसमें सबसे पहले हम उसकी भौगोलिक स्थिति लेते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड अल्पास पर्वतमालाओं के अंक में अवस्थित एक छोटा सा देश है। इसका क्षेत्रफल 15,950 वर्ग मील है, जो कि भारत के केरल राज्य के बराबर और राजस्थान के जैसलमेर से अधिक है। तो मतलब विश्व में स्विट्ज़रलैंड एक बहुत ही छोटा राज्य है और यह देश चारों ओर से अन्य देश जैसे इटली, जर्मनी और फ्रांस से घिरा हुआ। इसी कारण इसे भूमि से घिरा देश भी कहते हैं। इसमें 20 पूरे कैंटन तथा 6 अर्ध कैंटन पाए जाते हैं। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण स्विट्ज़रलैंड का एक बड़ा भाग कृषि योग्य नहीं है। तो ये थी स्विट्ज़रलैंड की भौगोलिक स्थिति। अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड में खनिज पदार्थों का अभाव है। तेल के स्रोत और कच्चे माल की भारी कमी है। देश की ऊंची नीची सतह के कारण परिवहन और यातायात कठिन है। फिर भी स्विट्ज़रलैंड एक उद्योग प्रधान देश कहा जाता है। स्विस जनता की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है। वहाँ लोग न तो अमीर है न ही निर्धन है। विदेशी व्यापार भी उन्नत है। साथ ही पर्यटन व्यापार उनके जीवन का प्रमुख आर्थिक आधार है। सामाजिक रचना देखें तो जाति, धर्म और भाषा के आधार पर स्विट्ज़रलैंड की जनसंख्या एक नहीं, वहाँ 3 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है: जर्मन, फ्रेंच तथा रोमन। लगभग 3/4 जनसंख्या जर्मन भाषाभाषी है, लगभग 5वां भाग फ्रेंच भाषाभाषी और शेष लोग इटालियन भाषा बोलते हैं। कुछ लोग रोमन भाषा भी बोलते हैं। तो सामाजिक दृष्टि से भी वहाँ पर भाषाई लेवल पे काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। और स्विट्ज़रलैंड की अगर हम राजनीतिक विचारधाराओं की बात करें तो स्विस संविधान लोकतंत्रीय व उदार सिद्धांतों पर आधारित है। और इसको जो प्रभावित करती है विचारधाराएं, उनमें पहली है लोकतंत्रीय विचारधारा। स्विट्ज़रलैंड में समस्त राजनीतिक शक्तियों का केंद्र जनता को माना जाता है और संविधान संशोधन के क्षेत्र में भी जनता की शक्तियाँ महत्वपूर्ण है। लोकमत संग्रह और आरंभक की विधियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्रीय विचारधारा संविधान में कूट कूट कर भर दी गई है। दूसरा है गणतंत्रीय विचारधारा। गणतंत्र वहाँ की राज व्यवस्था का आधार है। शासन का प्रत्येक पद सामान्य जनता के लिए समान रूप से खुला रहता है। राजतंत्र की भांति कोई भी पद वंशानुगत नहीं है। तीसरा है वहाँ पर संघीय विचारधारा। स्विस संविधान का निर्माण संघीय विचारधारा के आधार पर हुआ है।
यह संविधान द्वैध शासन की स्थापना करता है और इसका आधार विकेंद्रीकरण है। संघ के घटक कैंटनों को पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान की गई है। और अगली विचारधारा है वह है उदारवादी विचारधारा। स्वीस संविधान में व्यक्ति को साध्य माना गया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता व उसके अधिकारों पर पर्याप्त बल दिया गया है। सरकारी अंगों की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाया गया है। अब हम बात करते हैं स्वीस संविधान के अध्ययन के महत्व की। तो स्विट्जरलैंड के संवैधानिक महत्व हमें कुछ बातों से या हम कुछ बिंदुओं से बता सकते हैं। उसमें पहला है प्राचीनतम गणराज्य। स्विट्जरलैंड यूरोप का प्राचीनतम गणराज्य है। स्विस गणतंत्र का जन्म सन 1848 में हुआ। गणतंत्रीय शासन विधान को अपनाने के बाद से अब तक स्विट्जरलैंड उसे अपनाए हुए है। लोग इसे गणतंत्रीय शासन विधान का जन्म स्थान मानते हैं। दूसरा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र की राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में विख्यात है। स्विस संविधान ही प्रारंभिक सभाओं, लोक निर्णय, आरंभक आदि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की नवीन पद्धतियों का उद्गम स्थल है। ब्रुक्स कहते हैं स्विट्जरलैंड नए परीक्षणों की प्रयोगशाला है और उसकी सफलता सभी गणराज्यों की शिक्षा तथा ज्ञान प्रदान करती है। अगला है महत्व अनूठी कार्यपालिका। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका भी अनूठी है, जिसका उदाहरण संसार में बहुत कम देखने को मिलता है। इसमें संसदीय और अध्यक्षीय दोनों प्रकार की कार्यपालिकाओं के गुण मिलते हैं और वहाँ की कार्यपालिका बहुल है, जिसमें ब्रिटिश और अमेरिकी व्यवस्थाओं का अपूर्व समन्वय है। चौथा है स्थायी तटस्थता। स्विट्जरलैंड का संसार में इसलिए भी बहुत महत्व है क्योंकि यह तटस्थ देश है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और यह अपनी तटस्थता 2 विश्व युद्धों के बीच भी कायम रख सका है। तटस्थता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय गारंटी के फलस्वरूप यह देश सदैव संसार की हलचलों का केंद्र रहा है। सन 1815 की वियना कांग्रेस 1920 में राजसंघ ने इसकी तटस्थता को मान्यता प्रदान की थी। रेपर्ड ने तटस्थता की नीति को स्विट्जरलैंड की स्वतंत्रता का सच्चा रक्षक कहा है। मेसल ने कहा कि स्विट्जरलैंड अशांति के संसार में एक शांति द्वीप है। तो इस प्रकार से ये हमारे स्विट्जरलैंड के संविधान का महत्व इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। अब हम स्विट्जरलैंड के विकास की अगर बात करते हैं तो कई चरणों में स्विट्जरलैंड के संविधान का विकास हुआ है। तो उसमें पहले लेंगे हम पुराना संवर्ग, जो कि 1291 से 1298 का माना जाता है। स्विट्जरलैंड के संवैधानिक विकास का प्रारंभ 1291 में माना जाता है। सर्वप्रथम ऊरी, स्वेज और अंटरवाल्टेन कैंटनों ने आत्मरक्षा हेतु एक राष्ट्रमंडल की स्थापना की। इसके पूर्व इन कैंटनों में कोई समन्वयकारी सत्ता नहीं थी। इसके पूर्व ये कैंटन हैब्सबर्ग शासकों के अधीन थे। सन 1353 में इस राष्ट्रमंडल में 8 कैंटन शामिल हो गए। दूसरा है हेल्वेटिक गणतंत्र की स्थापना। स्विस राष्ट्रमंडल की दुर्बलता का लाभ उठाकर फ्रांस ने 1798 में इस पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। नेपोलियन ने राष्ट्रमंडल के स्थान पर फ्रांसीसी नमूने का हेल्वेटिक गणराज्य की स्थापना की। अब शासन का स्वरूप एकात्मक और केंद्रीकृत हो गया। सर्वत्र नौकरशाही का बोलबाला बढ़ गया। अतः इस व्यवस्था के प्रति असंतोष की लहर उत्पन्न हुई। इसके फलस्वरूप सन 1803 में नेपोलियन ने हेल्वेटिक गणतंत्र का अंत कर दिया। अब आता है नेपोलियन काल 1803 से 1815 का। नेपोलियन ने नई व्यवस्था स्थापित की। नवीन संविधान का उद्देश्य स्विट्जरलैंड की आंतरिक गड़बड़ी को समाप्त करना था। कैंटनों को काफ़ी मात्रा में स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। यह एक प्रकार से राष्ट्रमंडल का पुनर्जीवन था। 6 नए कैंटनों की स्थापना भी की गई और इस प्रकार कैंटनों की संख्या बढ़कर 19 हो गई।
अब आता है वियना कांग्रेस और नवीन संविधान। सन 1813 में नेपोलियन का पतन हुआ। सन 1814 में स्विस डायर को एक नवीन संविधान बनाने के लिए विवश होना पड़ा। 1815 की वियना कांग्रेस ने इस नवीन संविधान को स्वीकार कर लिया। वियना कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्विट्जरलैंड की स्थायी तटस्थता की स्वीकृति थी। इस समय स्विस राष्ट्रमंडल की सदस्य संख्या 22 हो गई। सन 1848 का संविधान, जो अगला चरण है, सन 1815 की नई व्यवस्था के क्रियान्वयन होने के बाद कैंटनों में उग्र संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। कैंटन दो भागों में विभक्त हो गए। कैंटनों का एक भाग सुधारवादी तथा रेडिकल्स के नाम से जाने लगा और दूसरा भाग प्रतिक्रियावादी अथवा फेडरलिस्ट के नाम से। रेडिकल्स केंद्रीकरण के समर्थक थे और फेडरलिस्ट कैंटनों के लिए स्वायत्तता चाहते थे। सन 1843 में उग्र संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई और 7 कैंटनों ने राष्ट्रमंडल से पृथक होने की घोषणा कर दी। परिणाम स्वरूप सन 1847 में गृह युद्ध छिड़ गया। राज्य संघ की सेनाओं ने पृथक होने वाले कैंटनों को पराजित कर दिया। गृह युद्ध की समाप्ति के पश्चात ये महसूस किया गया कि केंद्रीय सरकार शक्तिशाली होनी चाहिए। फलस्वरूप 1848 में एक आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग ने एक नए संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप में विभिन्न कैंटनों में लोक निर्णय लिया गया। लोक निर्णय में जनता द्वारा स्वीकृति मिलने पर 12 दिसंबर 1848 को यह संविधान लागू कर दिया गया। अब विकास का जो अगला चरण है वह सन 1874 का संविधान। सन 1848 के संविधान के लागू होने के बाद यह मांग की जाने लगी कि केंद्रीय सरकार की शक्तियों में और अधिक वृद्धि होनी चाहिए। अतः स्विस संघीय सभा द्वारा एक पूर्णतः संशोधित संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, जिसे कैंटनों और जनता के बहुमत द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद 26 मई 1874 ईस्वी को लागू कर दिया गया। इस संविधान में अनेक संशोधन किए गए। इन संशोधनों से उसके मौलिक स्वरूप में कोई अंतर नहीं आया। और जो अंतिम चरण है वो 18 अप्रैल 1999 का नया स्विस संविधान है। स्विस संविधान की संसद द्वारा 18 दिसंबर 1998 को स्विट्जरलैंड के लिए एक नया संविधान अंगीकृत किया गया, जिसे 18 अप्रैल 1999 को जनमत संग्रह द्वारा जनता ने स्वीकृत कर लिया और 1 जनवरी 2000 से इस नए संविधान को लागू किया गया। तो बच्चों, इस तरीके से स्विट्जरलैंड के संविधान का विकास होता है। अब हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं की। तो स्विट्जरलैंड के जो संविधान की विशेषताएं हैं उसमें पहली है निर्मित व लिखित संविधान। संविधान एक निर्मित व लिखित है। मौलिक रूप से इसका निर्माण 1848 और इसके बाद इसका संशोधन 1874 में किया गया। निर्मित संविधान के लिए जैसा कि स्वाभाविक है वह लिखित संविधान है। इसका अधिकतर भाग लिखित कानूनों के रूप में है। इसमें 123 अनुच्छेद और 3 अध्याय थे। 18 अप्रैल 1999 को जनमत संग्रह द्वारा अंगीकृत और 1 जनवरी 2000 से लागू नए स्विस संविधान में 196 अनुच्छेद और 4 अध्याय व प्रस्तावना है। ये एक लंबा प्रलेख है। लंबाई में यह संविधान अमेरिकी संविधान से बड़ा और भारतीय संविधान से छोटा है। स्विस संविधान में निर्माता संघ सरकार व कैंटनों के बीच शक्तियों का स्पष्ट वितरण चाहते थे। अतः उन्होंने संविधान के उस साधारण बातों का भी उल्लेख कर दिया जिन्हें सामान्य विधेयकों के अधिकार क्षेत्र में रहना चाहिए था, जैसे मछली पकड़ना, जुआ खेलना आदि। दूसरी जो विशेषता है कठोर संविधान। स्विस संविधान एक कठोर संविधान है। इसे सरलता से संशोधित नहीं किया जा सकता। इसे संशोधित करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पास होना चाहिए और उसके बाद उसका समर्थन मतदाताओं तथा कैंटनों के बहुमत से होना चाहिए। फिर भी इसे अमेरिकी संविधान से कुछ कम कठोर माना जा सकता है। यही कारण है कि अमेरिकी संविधान में अब तक केवल 27 संशोधन हुए हैं, जबकि 1 जनवरी 2000 में लागू नए संविधान में 20 जनवरी 2005 तक 5 संशोधन कर दिए गए थे।
तीसरी जो विशेषता है वह है संघात्मक शासन प्रणाली। अमेरिकी संविधान की भांति स्विट्जरलैंड के संविधान की संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करता है, परंतु स्विस संघ व्यवस्था अमेरिकी संघ व्यवस्था से अधिक कठोर है। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण यह है कि अमेरिका में यदि जनता ने संविधान बनाया है तो स्विट्जरलैंड में कैंटनों ने। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग इस संविधान को निर्दिष्ट तथा स्थापित करते हैं, परंतु स्विस संविधान में लिखा स्विट्जरलैंड के प्रभु सत्ताधारी कैंटनों के लोग स्विस संघ का निर्माण करते हैं। तो इतना ही नहीं, स्विस संघ की कतिपय विशेषताएं भी हैं। स्विस संघ में 20 पूर्ण और 6 अर्ध कैंटन शामिल हैं। ये कैंटन स्वेच्छा से सम्मिलित हुए हैं, यदि चाहे तो संघ से निकल सकते हैं। अवशेष शक्तियाँ कैंटनों को प्राप्त है। केंद्र व कैंटनों के मध्य शक्ति वितरण की व्यवस्था है, पर उसमें न्यायपालिका की सर्वोच्चता उस रूप में नहीं है जैसी कि हमें अमेरिकी या भारतीय संघ में दिखाई देती है। स्विस संविधान में न्यायपालिका संघात्मकता की रक्षा नहीं करती है। चौथी जो विशेषता है वह है गणतंत्र। स्विस संविधान गणतंत्र की स्थापना करता है। भारत और अमेरिका की भांति स्विट्जरलैंड में भी एक गणतंत्रात्मक देश है। स्विस संघ में शासन का अध्यक्ष एक निर्वाचित राष्ट्रपति होता है, परंतु स्विस राष्ट्रपति अमेरिका या भारत के राष्ट्रपति की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। वास्तव में स्विट्जरलैंड में जनता का राज है और प्रभुसत्ता का वास स्विट्जरलैंड की जनता में है। अगली जो विशेषता है वह है बहुल कार्यपालिका। स्विस संविधान की संघीय सरकार उसकी एक अनूठी विशेषता है। यह एक बहुल कार्यपालिका है जिसमें 7 सदस्य होते हैं। सदस्यों का निर्वाचन 4 वर्षों के लिए संघीय संसद के द्वारा होता है। इन सभी सदस्यों की स्थिति समान होती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति बारी बारी से 1 वर्ष के लिए सरकार प्रधान होता है। इस प्रधान को ही स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति कहा जाता है, परंतु वहाँ राष्ट्रपति वस्तुतः राष्ट्र का धुरी नहीं होता। उनमें तथा सरकार के अन्य सदस्यों में कोई अंतर नहीं होता है और वहाँ किसी भी प्रकार की सरकार के अन्य सदस्यों की अपेक्षा राष्ट्र के शासन संचालन के लिए अधिक उत्तरदायी नहीं होता। वह राष्ट्र की सर्वोच्च अधिशासी समिति का सभापति मात्र होता है और इस स्थिति से यह औपचारिक प्रधान के रूप में उन रस्मी क्रियाकलापों को करता है जिन्हें अन्य देशों के राज्य प्रधान करते हैं। इस प्रकार सरकार के सभी सदस्यों की स्थिति समान है। वह संस्था राष्ट्र के प्रधान, कार्यपालिका और देश का सर्वोच्च शासक है। राष्ट्र की समस्त कार्यपालिका की शक्ति इसमें निहित है। अगली विशेषता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। स्विस संविधान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र संपूर्ण जीवन का सार है। इसमें जीवन की विविधताएं लोकतंत्र से उत्पन्न होती है। कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड के रक्त और अस्थियों में लोकतंत्र समाहित है। संघीय स्तर पर देश की जनता कानून बनाने में भाग लेती है। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए हुए किसी कानून को रद्द कर सकती है। यही अवस्था कैंटनों में भी है। स्विट्जरलैंड में एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटनों में आज भी प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन विद्यमान है और इन कैंटनों में मतदाताओं की सभाओं लैंड्सजीमाइंट्स द्वारा कानून निर्माण का कार्य किया जाता है। कुछ कैंटनों में तो जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाकर उनका पद भी समाप्त कर सकती है। स्थानीय स्तर पर कम्यून्स में जनता सीधे सीधे कानून बनाती है और अपने अधिकारियों को चुनती है। कुछ स्विस कैंटनों में तो जनता के लिए मतदान करना अनिवार्य है। विद्वानों का मत है यदि सच्चा लोकतंत्र देखना है तो स्विट्जरलैंड जाइए। नेक्स्ट विशेषता है निराली संसदीय व्यवस्था। स्विस शासन व्यवस्था में कुछ गुण संसदीय व्यवस्था के हैं, फिर भी उसे पूरी तरीके से संसदीय शासन व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। वहाँ कुछ बातें अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की भी है, फिर भी उसे पूर्ण अध्यक्षीय शासन व्यवस्था भी नहीं कह सकते। उदाहरण के लिए संसदीय व्यवस्था वाले देशों में साधारणतया एक ध्वज मात्र की कार्यपालिका तथा एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। इसके विपरीत अध्यक्षीय शासन प्रणाली वाले देशों में शासन प्रमुख केवल एकल होता है और वह संपूर्ण शक्ति का धारक होता है। स्विट्जरलैंड में दोनों में से एक भी बात पूरी तरीके से नहीं है। वहाँ कार्यपालिका बहुल है।
दूसरा, स्विस कार्यपालिका इस दृष्टि से संसदीय है कि वह वहाँ की संघीय संसद के प्रति उत्तरदायी है, पर इतना होते हुए भी उसका निरालापन यह है कि संसद के अविश्वास के कारण उसे पद छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से अध्यक्षीय प्रकार की है। तीसरा, स्थायित्व की दृष्टि से अध्यक्षीय प्रकार की होते हुए भी स्विट्जरलैंड में राष्ट्र शक्तियों का वह पृथक्करण नहीं पाया जाता जो अध्यक्षीय शासन की प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में पाया जाता है। इस प्रकार शासन व्यवस्था अनेक बातों में संसदीय शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है और अनेक बातों में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था से मिलती है। अगली जो विशेषता है वह है निराली व्यवस्थापिका। स्विस संविधान संसद के 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सदन और सीनेट, परंतु संभवतः संसार में स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा देश है जहां विधायिका के दोनों सदनों की शक्तियां बराबर हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा सीनेट के सामने फीकी है, तो ब्रिटिश लॉर्ड सभा की तुलना में कॉमन सभा लोक सदन की कॉमन सभा की तुलना में लॉर्ड सभा दुर्बल है। जबकि संसद के बारे में स्विस संसद के बारे में लिखा, संसार में स्विस संसद ही एक ऐसी व्यवस्थापिका है जिसके दोनों सदनों के कार्यों में कोई महत्वपूर्ण भेद नहीं है। स्विस कार्यपालिका की तरह स्विस संसद भी संसार में अद्वितीय है। अगली जो विशेषता है वह है मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार और सामाजिक उद्देश्यों से व्यापक समावेश। पुराने स्विस संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार अवश्य दिए गए थे, परंतु उनका उल्लेख संविधान के किसी एक पृथक भाग में नहीं किया गया था, बल्कि वे संविधान में यत्र तत्र बिखरे हुए थे। नए संविधान में न केवल एक अधिकार पत्र शामिल किया गया, वरन इस अधिकार पत्र में पहले की तुलना में और विश्व के अन्य किसी भी संविधान की तुलना में बहुत अधिक व्यापक रूप में मौलिक अधिकारों को समावेश किया गया। नए संविधान के अनुच्छेद 7 से 36 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 37 से 40 तक नागरिकता एवं राजनीतिक अधिकारों का प्रावधान है तथा अनुच्छेद 41 से 43 तक सामाजिक उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 मौलिक अधिकार की सीमाएं रेखांकित करता है तथा मौलिक अधिकारों को अनुल्लंघनीय बनाता है। अगली जो विशेषता है वह है न्यायपालिका की दुर्बल स्थिति। स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय का एक महत्वपूर्ण स्थिति नहीं है, जैसा कि भारत व अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय संघ के किसी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता यदि वह संघीय संविधान के विरुद्ध है। संघीय कानून की व्याख्या करने का अधिकार केवल संघीय संसद को है। यदि किसी कैंटन का कोई कानून संघीय या संविधान के विरुद्ध है तो वह संघीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। 1 जनवरी 2000 को लागू नए संविधान के अनुच्छेद 189 के तहत संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों और संघीय शासन के आदेशों को स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। स्विट्जरलैंड में संविधान की रक्षा का दायित्व न्यायपालिका को नहीं सौंपा गया है। वहाँ यह कार्य स्वयं जनता द्वारा किया जाता है और जनता लोक निर्णय के तहत संघीय संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है। अगली जो विशेषता है वह है कैंटनों की स्वायत्तता। स्विस संघ में सम्मिलित कैंटनों को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। कैंटनों के अलग अलग संविधान है। कैंटनों को वे सभी शक्तियां प्राप्त है जो स्पष्ट रूप से संघीय सरकार को नहीं दी गई है। यदि संघ स्थापित करने की प्रक्रिया में कैंटनों को अपनी प्रभुसत्ता को थोड़ा सीमित अवश्य करना पड़ा, फिर भी कैंटनों के अधिकार पूर्णतः सुरक्षित है। इतना ही नहीं, वास्तव में संघीय सरकार को कैंटनों से ही शक्ति प्राप्त है। वास्तव में यदि हमें स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था को समझना है तो हमें संघ शासन के भीतर पाई जाने वाली कैंटनों की स्वतंत्रता को समझना होगा। स्विस नागरिक राष्ट्रमंडल की अपेक्षा अपने कैंटन को अधिक चाहते हैं। मैं कैंटन का हूँ, और कैंटन मेरा है जैसी भावना राष्ट्रमंडल के प्रति नहीं पाई जाती। स्विस नागरिकों के लिए कैंटन ही सब कुछ है। राष्ट्रमंडल एक नीरस प्रजातंत्र है, कैंटन एक जीवित अवयव है। और अगली जो विशेषता है वह है गतिशील
संविधान। स्विस संविधान एक जीवित एवं गतिशील प्रलेख है। यह समय के अनुसार अपने आप को बदलता रहता है। संविधान की आत्मा को छुए बिना संशोधनों द्वारा इसमें परिवर्तन किया जाता है। अगला है सेना का प्रावधान। पूर्व के संविधान में संघ सरकार की स्थायी सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था, लेकिन नए संविधान के अनुच्छेद 58 की धारा 1 के अनुसार स्विट्जरलैंड की एक सेना होगी और सेना का गठन सैन्य सिद्धांतों के तहत किया जाएगा। अनुच्छेद 59 के अनुसार प्रत्येक स्विस पुरुष को सैनिक सेवाएं देनी चाहिए, जबकि महिलाओं के लिए सैनिक सेवाएं स्वैच्छिक रखी गई है। अगली जो विशेषता है वह उदार संविधान। स्विस संविधान व्यक्ति के महत्व को स्वीकारता है। इस धारणा पर आधारित है कि व्यक्ति राज्य के कल्याण के लिए है। व्यक्ति के अधिकारों व स्वतंत्रताओं का समुचित आदर किया गया है। आर्थिक क्षेत्र में यथाभावी नीति का प्रतिपादन किया गया। तथापि स्विस संविधान ने जन कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा के उपबंधों द्वारा संशोधित कर इसे लोक कल्याणकारी राज्य का रूप दे दिया है। और अंतिम विशेषता धर्मनिरपेक्ष राज्य। संविधान द्वारा स्विट्जरलैंड में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 15 के अनुसार सभी नागरिकों को धर्म एवं दर्शन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। सभी व्यक्तियों को अपने धर्म एवं दार्शनिक विश्वास के चयन एवं उनके पालन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 15(3) धार्मिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करने और धार्मिक उपदेशों के पालन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(4) किसी भी व्यक्ति पर धर्म विशेष को स्वीकार करने, किसी धार्मिक समुदाय की सदस्यता प्राप्त करने, किसी धार्मिक कार्य में सम्मिलित होने या धार्मिक उपदेशों के पालन में दबाव को वर्जित करता है। तो बच्चों, ये थी स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्विस संविधान में संशोधन प्रक्रिया की। धन्यवाद।